तो ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन अरब में गिरते बारूद पर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। जून के पहले ही हफ्ते में 3 बार युद्ध विराम उल्लंघन हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अब मुस्तफा ने एक नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। ये प्लान अरब में डर फैलाने से शुरू होता है और इसका अंत होगा खाड़ी के 2 देशों के विखंडन पर। दावा है कि ईरान अरब देशों में मौजूद दरार को गहरा कर उन्हें आपस में लड़ाने की तैयारी में। 2 देशों के खिलाफ ईरान ने पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। कौन से हैं ये 2 देश और क्या है मुस्तफा का संपूर्ण प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। ओमान के मीना अल फहल तेल टर्मिनल पर हमला हुआ। ड्रोन 2 बुआई टर्मिनल के बीच गिरा। सुरक्षा कारणों से टर्मिनल को बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद इसे फिर शुरू कर दिया गया है। अगर यूएई और कुवैत इजराइल का साथ देते हैं तो अबू धाबी सऊदी अरब को दे दिया जाएगा, जबकि बूबियान द्वीप इराक को मिलेगा। यूएई यानी यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स कुल 7 अलग अलग अमीरात से मिलकर बना है। इसमें अबू धाबी, दुबई, शारजहां, आजमान, कुवैत, अल खैमा और फुजैरा शामिल है। अबू धाबी सऊदी अरब से जुड़ा है। ऐसे में उसका सऊदी से दशकों पुराना विवाद है जो 20वीं सदी के शुरुआती सालों से बेहद ज्यादा गहरा गया था। सऊदी राजवंश का मानना था कि लीवा और दफरा के इलाकों में रहने वाले कबीले रियाद के शासकों को कर देते थे। इस आधार पर सऊदी अरब इस पूरे इलाके को अपना मानता था। अबू धाबी का पक्ष था कि यह क्षेत्र अबू धाबी के शासक अल नहयान परिवार का आध्यात्मिक घर है। 1930 के दशक में पूरे रेगिस्तान में तेल की खोज शुरू हुई। सऊदी अरब ने एक नक्शा पेश किया जिसमें उसने लीवा नखलिस्तान के ठीक दक्षिण तक के बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया। इस विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ब्लू लाइन और वायलेट लाइन जैसी सीमाएं तय की थी ताकि सऊदी अरब को अबू धाबी के हिस्सों पर कब्जा करने से रोका जा सके। इसके बाद साल 1971 में अबू धाबी ने बाकी 6 अमीरात के साथ मिसाइल यूएई का गठन किया, जिसे सऊदी ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। सऊदी की मांग थी कि पहले अबू धाबी के साथ सीमा विवाद सुलझाया जाए, जिसके बाद सऊदी को खोर अल उदैद मिला। शायबाह तेल क्षेत्र भी सऊदी को दे दिया गया, जबकि अबू धाबी के हिस्से में लीवा नखलिस्तान आया। सऊदी इस पर अबू धाबी की संप्रभुता को पूरी तरह से मानने पर सहमत हो गया। अगर सऊदी अरब की शुरुआती मांगे पूरी तरह मान ली जाती तो आज के यूएई का लगभग 70 से 80% रेगिस्तानी हिस्सा सऊदी अरब का हिस्सा होता। अब ईरान इसी हिस्से को एक बार फिर सऊदी को देने की बात कर रहा है। इधर ईरान ने इराक और कुवैत के बीच विवाद को भी कुरेदना शुरू कर दिया है। दोनों के बीच बूबियान और वारबाह द्वीप को लेकर विवाद है। इराक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास फारस की खाड़ी तक जाने के लिए बहुत ही छोटा तटीय रास्ता है। ये दोनों द्वीप इसी रास्ते पर मौजूद हैं। इराक के पास महज एक बंदरगाह है। कसर बंदरगाह तक जाने का यही मुख्य रास्ता है। इसलिए हमेशा से इराक इन द्वीपों पर दावा ठोकता रहा है। अब ईरान इन्हें इराक को देने की बात कर रहा है ताकि इराक और कुवैत को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके। यूएई में सबसे ज्यादा तेल बुहासा क्षेत्र में मौजूद कुओं से निकलता है, जो अबू धाबी के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में मौजूद है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 6,50,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ये उसी क्षेत्र में आता है जिसे 20वीं सदी के सऊदी शासक अपना बताते थे। रिपोर्ट में परमाणु कार्यक्रम में कोई खास बदलाव नहीं आने का जिक्र है, यानी युद्ध से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा है, जिसका मतलब है कि स्थिति ठीक युद्ध से पहले वाली बनी हुई है। रिपोर्ट में ईरान से समृद्ध यूरेनियम भंडार की पूरी डिटेल मांगी गई है। इससे पहले आखिरी रिपोर्ट IAEA ने फरवरी में पेश की थी, तब भी ईरान का नतांज परमाणु केंद्र, फोदो संवर्धन प्लांट और इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ईरान के परमाणु प्रोग्राम की रीढ़ माने जाते हैं। सबसे ज्यादा हमले इजराइल और ईरान ने 40 दिन के युद्ध के दौरान यहीं पर किए। पहाड़ों और जमीन के नीचे बनी इन अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एंट्री गेट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स अब इन परमाणु केंद्रों को कंक्रीट की कब्र बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन चलाना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल है। दरअसल अमेरिका की स्पेशल टीमें अगर यहां जमीन पर उतरती हैं तो परमाणु केंद्रों में एंट्री के लिए उन्हें सबसे पहले यहां मौजूद मलबे को हटाना होगा, जिसके लिए भारी मशीनरी की जरूरत होगी। यहां क्रेनें एयरलिफ्ट की जाएंगी, जिसके बाद इन दरवाजों में एंट्री का रास्ता तैयार किया जाएगा। भारी मशीनरी के जरिए एंट्री का रास्ता तैयार किया जाएगा और संभव है कि फैसिलिटी के अंदर भी जगह जगह रास्ते मलबे से ब्लॉक होंगे। ऐसे में क्रेन और ट्रकों के जरिए इन रास्तों को खोला जाएगा, जिसके बाद अमेरिकी सेना उस एरिया तक पहुंच सकेगी जहां संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो सकता है, जिसे निकालने के लिए यूरेनियम को विशेष कंटेनरों में भरा जाएगा और ट्रकों से बाहर लाया जाएगा। इस काम में कई दिन, हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस दौरान ईरान की सेना लगातार बड़े हमले करेगी। उसकी कोशिश यहां पहुंचकर ऑपरेशन को फेल करना होगा।
इतने लंबे वक्त तक ईरानी सेना को रोकना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होगा। ईरानी अधिकारियों ने मुश्तबा को पत्र लिखा है। इस पत्र पर करीब 85 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में आईसीबीएम प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की गई है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर संदेह जताया गया है। दावा है कि पत्र में अमेरिका तक हमले करने में सक्षम मिसाइल का जिक्र है। जब किसी देश की नसें इस कदर दबा दी जाए कि उसका दम घुटने लगे तो वो गिड़गिड़ाता नहीं है, वो सीधे युद्ध के मैदान में सामना करने उतर जाता है। ईरान इस वक्त इसी मोड़ पर खड़ा है। व्हाइट हाउस की युद्ध नीति फेल हुई तो ट्रंप ने कूटनीति का मुखौटा पहन लिया, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही इस नाकाबंदी ने ईरान के सब्र का बांध तोड़ दिया है। तेहरान ने कागज के समझौतों को मलबे में फेंककर सीधे मिनी वॉर प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमारा तेल समंदर में फंसा रहा तो हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को समंदर में डुबो देंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह खाड़ी में नए युद्ध के शुरू होने का सिग्नल तो नहीं है? और इसके लिए एक साथ कई फ्रंट खुल सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर ईरान बड़ी नाकाबंदी करने की तैयारी में है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, अदन की खाड़ी, यानी अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की तो ईरान अरब से पूरी दुनिया में जाने वाला तेल रोक देगा। अलग अलग 5 फ्रंट पर ब्लॉकेड लगा देगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की इकोनॉमी का गिरना। ईरान की तेल सप्लाई रुक गई है। अमेरिका ने शैडो फ्लीट पर भी अंकुश लगा दिया है। चीन भी दूसरे देशों से तेल ले रहा है। और ईरान दुनिया के तेल निर्यातकों में टॉप 5 में आता है, लेकिन उसकी तेल सप्लाई युद्ध के बाद से कम हुई है। साल 2020 में 4.4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात करता था। साल 2021 में 7.1 लाख बैरल तेल रोजाना सप्लाई करता था। साल 2022 में यह बढ़कर 9 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया था, यानी 2 साल में 2 गुना। जबकि साल 2023 में 14.1 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात करने लगा। साल 2024 में 14.8 लाख बैरल प्रतिदिन जाने लगा, जो लगातार बढ़ता रहा। साल 2025 में 15.5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, 2020 के मुकाबले 4 गुना। लेकिन साल 2026 में युद्ध शुरू होने के बाद तेल निर्यात घटने लगा, जो अब करीब 2 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गया, पिछले 6 साल के न्यूनतम स्तर पर। अब ईरान के पास जो विकल्प हैं वो समझिए। पहला विकल्प है अमेरिका के सामने सरेंडर। दूसरा विकल्प है अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ दे। तीसरा विकल्प है अरब देशों पर हमला करके दबाव बनाए। अगर पहले विकल्प को छोड़ दिया जाए, बाकी के 2 विकल्प का अर्थ है भयंकर युद्ध। हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ ईरान और ओमान तय कर सकते हैं। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट 3 देशों की समुद्री सीमा में है, जिसमें उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, जबकि दक्षिण पश्चिम में यूएई लगता है। लेकिन जिस उथले हिस्से से जहाज गुजरते हैं वो 3-3 किलोमीटर की शिपिंग लेन और 3 किलोमीटर का बफर जोन ईरान और ओमान की समुद्री सीमा में आता है। ईरानी शक्ति के 7 स्तंभ हैं, जिसमें पहला ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान ने पहाड़ियों के नीचे सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं, जहां अमेरिका के बस्टर बम भी विफल हो गए, बंकर बस्टर बम। दूसरी ताकत है फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके ट्रैप में अमेरिका फंस गया। यहां से ईरान 30% तेल कारोबार पर कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल ताकत भी अमेरिका पर भारी पड़ रही है, खासतौर से कई शहरों में बनाई मिसाइल सिटी, जहां ईरान ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें रखी हुई हैं। अगली ताकत ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसमें हूती, हिजबुल्ला और हमास एक इशारे पर इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। 5वीं ताकत जनसंख्या और सैन्य ताकत है। ईरान की आबादी अरब में सबसे ज्यादा है, जो 9 करोड़ है, जबकि ईरानी फौज में 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जो किसी भी अरब देश से ज्यादा हैं। इसके अलावा ईरान की रणनीति में उसकी लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक संघर्ष की सहन शक्ति भी भारी पड़ रही है। 7वीं शक्ति है ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और इसी को लेकर बातचीत अटकी हुई है। ईरान का मिशन 300 कभी भी आरंभ हो सकता है, जिसके तहत वो अरब देशों के अलावा इजराइल तक प्रहार कर सकता है। इसके लिए उसके पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि दूसरी खतरनाक मिसाइल सेजिल की रेंज भी 1800 किलोमीटर है, जो इजराइल तक मार कर सकती है। इसके आगे फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो बेहद तेज गति से अरब से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा सकती है। ईरान के प्लान के तहत वो पूरे 5 मिनट में अरब देशों में कोहराम मचा सकता है, यानी हर 1 मिनट में एक देश को तबाह कर सकता है। तेहरान से कुवैत की दूरी 770 किलोमीटर है, जहां ईरान की मिसाइल
1.5 से 2 मिनट में पहुंच सकती है। इससे आगे बहरीन की दूरी 1050 किलोमीटर है, जहां तक ईरान से मिसाइलें महज 2.5 से 3 मिनट में पहुंच सकती हैं। कतर की तेहरान से दूरी 1150 किलोमीटर है, जहां ईरान 2.5 से 3 मिनट में हमला कर सकता है, जबकि यूएई ईरान से 1200 किलोमीटर दूर है, जहां ईरानी मिसाइलों को पहुंचने में 3 से 3.5 मिनट का वक्त लगेगा। सऊदी अरब 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां हमले में 3.5 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि तेहरान से सबसे ज्यादा दूर इजराइल है, जो 1600 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां 4 से 5 मिनट में ईरान की मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं।